हाँ जी, तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है स्पाइना बाइफिडा के ऊपर। इसमें 3 कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। यदि सब टाइप्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 3 कंडीशन बनती है स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा। एक होता है मेनिंगोसील, एक होता है माइलो मेनिंगोसील, ठीक है। तो ये 3 स्थितियाँ बनती है। इन तीनों स्थितियों में क्या चीज़ है, एक तो डायग्राम्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि नर्व्स की जो है स्पाइनल कॉर्ड की वहाँ पे डिफॉर्मेलिटी है, और एक बेबी को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ कुछ इसके हम्प जैसी स्ट्रक्चर बाहर बन जाती है। तो ये एक्चुअल तीनों कंडीशन हम एक साथ कवर करेंगे। हालांकि इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे भी पढ़ने में सहूलियत रहे, क्योंकि टॉपिक्स एक से कोरिलेट हैं, इसलिए अपन एक ही में कवर कर रहे हैं। यानी कि अपन देखेंगे कि मेनिंगोसील क्या है, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा क्या है, ठीक है, फिर माइलो मेनिंगोसील क्या होती है। इन तीनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे, एक साथ कवर करेंगे। फिर इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है, क्योंकि इन तीनों की जो इटियोलॉजी है ना सिमिलर ही है, ठीक है। इटियोलॉजी जो लिखेंगे हम लोग तो एक ही जैसी लिखनी रहती है। क्लिनिकल फीचर्स इनके अलग अलग हैं, इसलिए ये तीनों अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो तीनों का अपन अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। फिर डायग्नोसिस भी कुछ हद तक डायग्नोसिस एक जैसी हैं और कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं, तो वो अपन डायग्नोसिस देखेंगे तीनों का ही। फिर इनकी फर्दर ट्रीटमेंट देखेंगे, तीनों का कैसे ट्रीट किया जा सकता है। चूँकि डिसऑर्डर है, एबनॉर्मलिटी है, तो एबनॉर्मलिटी को कैसे अब रूल आउट करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अपन पहले चालू करते हैं मेनिंगोसील के बारे में। एक डायग्राम देख के आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि देखिए जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी स्पाइन हो गई पूरे यहाँ से यहाँ की रेंज तक। इसके बाहर क्या होता है, तो मेनिंजेज होंगी अपनी, ठीक है। मेनिंजेज की जो लेयर होती है वो रहेंगी। जैसे मेनिंजेज की जो लेयर होती है क्रेनियल साइड में जाएंगे तो 3 लेयर होती है। फिर क्या होता है कि एक कोई लेयर अपनी जो पूरी स्पाइन तक कवर नहीं करती है, कुछ लेवल तक कवर करती है, तो वो चीज़ें बाद की हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेनिंजेस की कवरिंग तो रहेगी। तो वो जो मेनिंजेस की कवरिंग है वो क्या है, यहाँ से यदि जो बोन है, जो वर्टिब्रल की बोन है, वो क्या है पहले से इनकम्प्लीट है, तो वहाँ क्या हुआ कि एक पाउचिंग बन गई और उसमें क्या भर गया, CSF भर गया, यानी कि स्पाइनल जो फ्लूइड है वो भर गया। यानी कि जो CSF है उसी की चलती रहती है, तो वो सारी जो फ्लूइड्स हैं वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गए। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर या जो भी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है, यहाँ पे डायग्राम देखिए बेबी के अंतर्गत, ये स्पाइन की पोजीशन है उसकी, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे जूम आउट हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो गई आपकी मेनिंगोसील की कंडीशन। अब इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं क्या है। तो बताया गया है कि ये स्किन कवर प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि स्किन से कवर है, ऐसा नहीं है कि ओपन हो चुका है चीज़ें, यानी कि लीकेज वाली चीज़ें प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन स्किन कवर्ड है, ठीक। और इसमें स्पाइनल जो फ्लूइड है वो भरा रहता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि जो बोनी स्ट्रक्चर है, अब ये चीज़ें बाहर कैसे निकली, जो मेनिंजेज है, ठीक, वो बाहर कैसे हुई, बोनी डिफेक्ट की वजह से। अपनी जो बोन की स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, इसकी वजह से वो चीज़ें बाहर की तरफ निकल आई, यानी कि उसका प्रोट्रूजन हुआ। अब ये चीज़ें मोस्टली किधर दिखती हैं, तो पोस्टीरियर एलिमेंट ऑफ स्पाइन, ठीक है, विदाउट एसोसिएट द न्यूरल टिश्यू या फिर हर्निएशन। यानी इस वाली जो स्थिति है, ये जो डायग्राम है, इसमें क्या हुआ कि अपनी जो न्यूरल या स्पाइनल जो अपनी कॉर्ड दिख रही है, ठीक है, ये तो इसमें क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड हर्निएट तो नहीं हो रही है, ये तो अपनी सीधी आई सीधी चली गई। बाकी जो मेनिंजेज है वो आउटसाइड हुई, और जो इसकी जो फ्लूइड है, ठीक है, स्पाइनल जो फ्लूइड है वो आउटसाइड गई। बाकी चीज़ें जो नॉर्मल है वो तो ऐसे सीधे के सीधे चली गई। यानी कि जो न्यूरल हर्निएशन की कंडीशन है ये इस वाली में नहीं है, और भी बाकी जो अदर्स हैं उसमें हमें देखने को मिलेगी, इसलिए इस बात पे हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं।
अब देखते हैं कि और क्या है इसमें। तो अपनी जो मेनिंगोसील है इसमें रीजन इसका थोड़ा फिक्स है, कुछ और भी हैं जिसमें लोकेशन फिक्स नहीं बनते। तो जो मैं आपकी मेनिंगोसील कॉमनली लोकेटेड इन लंबर सेक्रल रीजन, ठीक है, लंबर और सेक्रल रीजन में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और ए नॉट एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल से इफ़ेक्ट तो इसमें हो नहीं रहे थे, हम डायग्राम्स में देखें तो नॉट एसोसिएटेड। फिर ए जनरली एसिम्टोमेटिक कंडीशन बनी रहती है। इसमें ऐसे कुछ देखो, यदि नर्व्स डैमेज हुए होते या नर्व्स इफ़ेक्ट पड़ता तो पक्का सिम्टम तुरंत आते या फिर तुरंत दिख जाते। इसमें वैसी कुछ चीज़ें है नहीं, यानी कि थोड़ी सी जो है जो मेनिंजेज की जो लेयरिंग है उसके प्रोट्रूजन हुआ और उसमें अपना जो स्पाइनल फ्लूइड है वो फिल है, तो उससे उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन यदि उसमें भी सेप्सिस की कंडीशन बने तब जाके एबनॉर्मलिटी पहुँचेगी। तो इसलिए बोला गया है कि जनरली क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन बनी रहती है, कुछ दिखता नहीं है। और यह क्या है, द मिडेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अपन पढ़ेंगे, जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो अपना दो कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। पहला तो सिस्टिका की कंडीशन बनती है, जिसमें दो टाइप फर्दर और बनते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है, जब नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा वो। तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन हमने देख लिया, ठीक है, मेनिंगोसील की। इसमें डायग्राम्स में क्या देखा, तो डायग्राम्स अपना ऐसा कुछ था और इसमें जो भी कुछ चीज़ें थी कि स्किन की कवरिंग थी, ठीक, और पोस्टीरियर साइड बोनी डिफेक्ट की वजह से जनरली रहता है और न्यूरल एसोसिएशन नहीं है इसमें, ठीक है, न्यूरल से जुड़ी हुई नहीं है और एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। इतनी चीज़ें अभी तक ध्यान रखिए। हम अगली चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। अगली जो है अपना स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा। इस कंडीशन में क्या है, तो इस थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं। इसमें जो है हल्की सी बाहर आ गई है, ठीक है, जो बोनी स्ट्रक्चर है वो तो अपनी टूटी, इस वाले में भी सेम वैसी है, रप्चर तो रहेगी ही, लेकिन थोड़ी सी इसमें है जो है नर्व्स की जो पोर्शन है वो भी आएंगी दिखती हुई, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ इसमें दिखेगा। तो ये कंडीशन, जैसे इसमें देखो हेयर के टफ्ट स्किन पे दिखेंगे, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये तो है। साथ में क्या है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ पे रप्चर हुआ, तो थोड़ा सी चीज़ें हल्की से हर्निएट जैसी कंडीशन बनी है। अपन इसको थोड़ा से पढ़ते हैं, उसमें समझते हैं क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि डिफेक्ट विच रिजल्ट फ्रॉम द फेल्योर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोनी आर्च, ठीक है, जो बोनी आर्च वाली जो स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, डायग्राम्स में देखते हैं बोनी आर्च किसको बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक। तो ये यहाँ पे जो ये जो बोनी आर्च, ये जो रेड कलर की जैसे सर्कल कर रखा है ना, वो बोनी आर्च बना रहा है, ठीक है। वो जो बोनी आर्च वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से, ठीक है, उसका फॉर्मेशन नहीं बन पा रहा है किसके अराउंड, तो अब की जो है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, जिससे क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेज आर, ठीक, नॉर्मल। यदि बन जाए तब तो ठीक है, यदि नहीं बन पाए तो दिक्कत जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, हिडन स्पाइन बाइफिडा। यदि अदर टर्म्स पूछा जाए इसके लिए क्या बोलते हैं, हिडन स्पाइन बाइफिडा बोलते हैं, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा। इसमें क्या है, इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड मोस्ट विंग कब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें इसका जो चांसेस है कब, जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक। फिर इसके बाद ऑफ्टन डिटेक्शन कब होता है, एक्सरे जब स्पाइन का कराते हैं तब अपन देख सकते हैं। और यूजुअली जो क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो L5 एंड S1 के बीच बोल सकते हैं ये चीज़ें दिखने को मिलती है, ठीक है। अब रही बात, इसके अलावा एक और स्थिति है जिसको बोलते हैं माइलो मेनिंगोसील, ठीक। इसके दो नाम बोल सकते हैं, ठीक। एक होता है मेनिंगो माइलोसील भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो पूरा का पूरा जो नर्व टफ है, ठीक, अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व वाली है वो पूरी की पूरी आउट पाउचिंग में आ गई है, बाहर की जो पाउच है उसके अंदर इंसर्ट हो गई है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको बोलते हैं माइलो मेनिंगोसील की स्थिति, ठीक है। अब देखो इसको बारे में भी दो चार शब्द सीखते हैं क्या बताया गया है। तो ये क्या है, मिड लाइन सिस्टिक सेक ऑफ मेनिंजेज एंड स्पाइनल टिश्यू। इसमें क्या है, हर्निएट थ्रू द
इसमें पूरा का पूरा हर्निएट हो गई। हर्निएट यानी कि साथ साथ ही बाहर चली आई है, ठीक है। डिफेक्ट इन द पोस्ट वर्टिब्रल आर्क, जो अपनी वर्टिब्रल आर्क है उसके पोस्ट वर्टिब्रल आर्च पे ऐसे डिफेक्ट है, ठीक है। यूजुअली इन लंबर सेक्रल रीजन, कहाँ मिलती है तो लंबो सेक्रल रीजन में। इसकी भी पोजीशन थोड़ी बहुत लंबो सेक्रल रीजन है यूजुअली, ठीक है। इट मे बी लोकेटेड एनीवेयर, ठीक है, अलोंग द न्यूरो एक्सिस, यानी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। मोस्टली जो है वो कहाँ मिलती है तो लंबर सेक्रल रीजन में ही। इन तीनों जो स्थिति है ना, ये तीनों स्थिति लंबर सेक्रल रीजन में मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है इसकी। लेकिन ये जो आपकी माइलोमेनिंगोसील है इसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है अलोंग द न्यूरल एक्सिस के रिगार्डिंग, ठीक। अब अपन ये तीनों स्थितियों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी परिचय हो गई। अब क्या है कि अभी भी कन्फ्यूजन है पहले दूसरे में, तो अब क्या करते हैं कंबाइन इमेज देखते हैं जिसमें कि तीनों चीज़ें एक साथ दिखें, तो थोड़ी सी अपन को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ भाई क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इनमें। अब देखिए ये जो इमेज है इसमें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा, यानी कि ओकुलोटा क्या है, मेनिंगोसील क्या है और माइलोमेनिंगोसील क्या है, ठीक है। ये तीनों स्थिति दिख रही है। इसमें क्या है कि हल्की सी ये दिख रही है, यहाँ पे पूरी पाउचिंग बन चुकी है, और इसमें क्या है कि पूरी की पूरी यहाँ तक की नर्व्स भी पूरी की जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नीचे की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई हैं। तो ये स्थिति होती है ओकुलोटा मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील के अंतर यदि बात करें तो ये अंतर होता है बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसको दूसरे इमेज से कवर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है आपको, पहली जो इमेज है स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा, हल्की सी थोड़ी सी ब्लर हो गई होगी इमेज, नेट से लिया गया था तो इसके वजह से रिजोल्यूशन में कमी है, ठीक है। फिर भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए क्या है कि पहला यहाँ पे जो हेयर टफ्ट है, ठीक है, बालों का गुच्छा पीठ के ऊपर दिखेगा, यहाँ तक चीज़ें सीमित हैं। फिर इसके बाद आ गया आपका मेनिंगोसील। मेनिंगोसील में क्या है कि सेमाइनल फ्लूइड का पाउच बन गया, ठीक, सॉरी स्पाइनल फ्लूइड का पाउच बन गया, तो इसके ए बन गया। फिर इसके बाद आता है आपका ये जो दोनों कंडीशन है, ये सब कंडीशंस होते हैं, अपन देखेंगे चीज़ें क्या है, ठीक। इसमें क्या है कि स्पाइनल नर्व कम्प्लीटली आ गई। माइलोमेनिंगोसील जो है, माइलोमेनिंगोसील की जो स्थिति है इसमें, ठीक है, तो इसमें पूरी की पूरी नर्व ही बाहर आ चुकी है, ठीक। अब देखो ये सारी स्थितियाँ एक साथ दिखी। अब फिर से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइना बाइफिडा, तो स्पाइना बाइफिडा हो गई, इसके दो भाग हो गए जैसे मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा था आपको। तो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हुई, इसके दो पार्ट, क्या दो पार्ट, एक हो गया मेनिंगोसील, एक हो गया माइलोमेनिंगोसील, ठीक। एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा, तो ये रहा आपका ओकुलाटा की स्थिति, ये रहा मेनिंगोसील की स्थिति, ये रहा माइलोमेनिंगोसील की स्थिति। इसमें क्या है देखो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, ये तो नॉर्मल है यानी सब कुछ कवर है, आर्च से आर्च भी टूटा नहीं है, आर्च कंप्लीट बन चुका है, इसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हुई। आर्च टूटना और आर्च ना बन पाना और जो है अपना जो स्पाइनल जो फ्लूइड है और जो मेनिंजेज है उसको बाहर हर्निएट हो जाना। फिर एक स्थिति है कि स्पाइनल फ्लूइड साथ में मेनिंजेज और साथ में स्पाइन ये भी हर्निएट हो गई, वो स्थिति हो जाना। तो तीनों स्थिति अलग अलग हैं, तो देखो एक एक इमेज में एक एक स्थितियों को कवर करते हैं। ये वाली जो स्थिति है स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा की स्थिति है, इसमें क्या दिखाया गया है, चीज़ें जो है आर्च है टूटी है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी में हेयर टफ्ट ऊपर बन गया, ठीक। बाकी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आई, सब चीज़ें अंदर की अंदर ही हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसकी स्थिति आई मेनिंगोसील की। तो जब मेनिंगोसील की बात करते हैं तो इसमें देखो क्या है कि ये आर्च तो कंप्लीट नहीं बन पाई। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो मेनिंजेज हैं वो बाहर की तरफ आउट पाउचिंग बनाई, ठीक है, आउट पाउचिंग तो बनाई, लेकिन ये जो अपना जो स्पाइन है वो अभी भी इधर साइड ही है, वो इसने हर्निएट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पाउच रप्चर हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन बस फ्लूइड गया और मेनिंजेज गए, अपने मेनिंजेज की लेयरिंग बनी, उसमें फ्लूइड भरा है, बस यहाँ तक हुआ, तो वो हो गया आपका मेनिंगोसील तक की स्थिति, ठीक।
अब आता है माइलो मेनिंगोसील की स्थिति। इसमें क्या है कि आर्च तो कंप्लीट बन नहीं पाया, आर्च रप्चर है। इसमें क्या है कि जो मेनिंजेज है वो आउट पाउचिंग तो बनाई, अब अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी जो नर्व है वो भी क्या हुई, वो भी हर्निएट होके बाहर वाली जो पाउच है, एक्स्ट्रा जो पाउच आई उसके अंतर्गत चली गई है। ठीक है, ये स्थिति बन जाती है, यानी कि स्पाइना बाइफिडा। देखो तो दो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका और स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा। फिर जो सिस्टिका है इसमें दो कंडीशन, एक तो मेनिंगोसील की और एक मेनिंगोमाइलोसील की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, इटियोलॉजी देखते हैं। तो ये इटियोलॉजी तीनों का लगभग सेम ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो चीज़ें कॉमन सी चीज़ थी उनको ही इसमें कवर कर लिया। ठीक है, बाकी चीज़ें आप नोटबुक से कवर कर सकते हैं, जो चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखेंगी आपको वो चीज़ें आप अलग से कवर कर लेना। अब यहाँ पे देखो, पहले है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ठीक है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के वजह से जेनेटिक कॉजेज मिल सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज मिल सकती है, मैटरनल ओबेसिटी, ठीक है, हाइपरथर्मिया, डायबिटिक का कंडीशन हो या कुछ ऐसे ड्रग्स हों। ठीक है, और एक मैटरनल एक्सपोजर होता है। ठीक है, हजार्डस वेस्ट साइड पे यदि कोई महिला यदि काम कर रही होती है, ठीक है, तो यदि उसके वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बच्चे के ऊपर। ये सब इटियोलॉजी हैं, ये सब कारणें हैं जिनके वजह से इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपन एक एक का क्लिनिकल फीचर्स कवर करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में है। तो अपन सबसे पहले मेनिंगोसील को देखते हैं, इसके बारे में क्या कुछ नया चीज़ें हैं। तो इसमें दो कंडीशन बन जाती है, एक तो मेम्ब्रेनस, एक होता है लिपो मेनिंगोसील की स्थिति। तो जब एडिपोज टिश्यू वाला चीज़ें फैक्टर जब जुड़ा होता है तो एडिपोज टिश्यू बोलने का मतलब कि लाइपो मेनिंगोसील, यानी कि मेनिंगोसील कंटेन एडिपोज टिश्यू, तो उसको क्या बोल दोगे, लाइपो मेनिंगोसील। यदि मेम्ब्रेनस मेनिंगोसील मतलब कि हाई सर्वाइकल रीजन में बी एसोसिएटेड या एक्विडक्ट स्टेनोसिस की कंडीशन बनी। ठीक है, इसमें कुछ एक्विडक्ट स्टेनोसिस, ठीक है, हाइड्रोमाइलिया या फिर जो मॉल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस मेनिंगोसील की स्थिति बनती है। ठीक है, यानी कि एक्विडक्ट स्टेनोसिस जब दिखेगा तो उसमें वो वाली स्थिति रहती है, तो वो मेम्ब्रेनस मेनिंगोसील बन गया। जब उसमें एडिपोज टिश्यू यदि कंटेंट में मिल रहे हैं तो वो लाइपो मेनिंगोसील है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस ज़्यादा सामान्य से जब विशेष की तरफ बढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी मिलेगी, यानी विशेषताएँ मिलेंगी। तो वही चीज़ें हैं कि एक में एडिपोज टिश्यू मिला तो उसके लिए क्या बोल दिया गया है, लाइपो मेनिंगोसील। एक में मेम्ब्रेनस है तो उसको मेम्ब्रेनस मेनिंगोसील बोला गया। ठीक है, अब देखो और भी चीज़ें बता रखी है कि इसमें क्या होता है कि जो मेनिंगोसील है उसका जो प्रोट्रूड है वो वर्टिकली जनरली रहता है। ठीक है, प्रेजेंटिंग एज अ इंट्रा एब्डोमिनल या पेल्विक मासेस जो रहते हैं उसके वर्टिकली इसका दिखता है। तो ये अपन मेनिंगोसील के बारे में देख लिए। अब क्या है कि दोनों को एक साथ देख लेते हैं, जो दो बच गए, यानी कि ओकुलाटा की स्थिति और माइलो मेनिंगोसील की स्थिति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस में रहते हैं। बस बाहर की तरफ क्या होता है कि हेयर का टफ बन जाता है। ठीक है, टफ्ट आ जाते हैं, इसके वजह से क्या होता है, एक स्लूपिंग या स्वेलिंग जैसा या फिर क्या बोलते हैं डार्क स्पॉट। ठीक है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। अब क्या एज ए चिल्ड्रेन ग्रो करेगा तो उसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ ब्लैडर और बावल्स का कंट्रोल पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद कैवस डिफॉर्मिलिटी ऑफ फुट, अपना जो पढ़ते हैं ना कि जो पैर की जो पोजीशन होती है उसमें यदि परिवर्तन आते हैं तो वो वैसे ही कैवस डिफॉर्मिलिटी ऑफ फुट की पोजीशन बन सकती है। और भी चीज़ें हैं। इसके बाद इधर देख लेते हैं माइलो मेनिंगोसील के अंतर्गत क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मेनिंजेज एंड स्पाइन कॉर्ड बोथ प्रोट्रूड, ये तो कंडीशन बता रखा है। ठीक है, इनटू द स्किन ऑफ बैक, जो कि स्किन ऑफ बैक से कवर रहेगी। ठीक है, लीकेज ऑफ CSF इज कॉमन, ये जो स्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड जो है ये CFS बोलो या स्पाइनल फ्लूइड, उसका लीकिंग की संभावना रहती है। ठीक है, फिर मोर सीवियर न्यूरोलॉजिकल
डिफिसिट्स आर कॉमन, ठीक है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिलिटी आएंगी क्योंकि पूरा के पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है एक्स्ट्रा जो प्रोट्रूजन है उसके अंदर चली गई, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें लाएंगी, ठीक। पैराप्लेजिया की कंडीशन बन सकती है, इसमें हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन बन सकती है, शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लिनिकल फीचर्स में दिखेंगे। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स। अब अपन देखते हैं इनकी डायग्नोसिस देखते हैं। तो तीनों की अलग अलग डायग्नोसिस, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, चाहे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको संभावित करने के लिए तो ओकुलोटा की कंडीशन में क्या है कि अल्ट्रासाउंड करो, एक्सरे करो, फीटल एमआरआई करो, तो उसमें पता चल जाएगी कि हाँ ओकुलोटा की कंडीशन दिख रही है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भी पता कर सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन, एमआरआई जो चीज़ें होती हैं ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, यदि करते हैं तो उसमें हमें दिख जाएगा ओकुलोटा की स्थिति, तो हम डायग्नोस कर लेंगे। अब ये जो मेनिंगोसील है तो इसकी कंडीशन में कैसे करते हैं, तो इसकी कंडीशन में होता है ट्रांसलुमिनेशन टेस्ट, इल्यूमिनेशन टेस्ट बोलते हैं। क्या होता है कि जो एज ए बल्जिंग टाइप की रहती है ना, इसको टॉर्च जलाते हैं, उसके लाइटिंग से उसका इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो वो कंडीशन हो गई मेनिंगोसील की। और भी चीज़ें हैं जैसे बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन मिलेगा, ठीक है, जो ओकुलेटा की कंडीशन से वो चीज़ें तो दिखेंगी इसके साथ ही, ठीक है, तो ऐसे करके पता लगा सकते हैं। फिर माइलोमेनिंगोसील में क्या है कि जो ट्रांस इल्यूमिनेशन की जो कंडीशन है या इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम दिखेंगी, ठीक है, इसकी कंडीशन में जैसे दिख रही थी, यानी कि मेनिंगोसील की जो कंडीशन में दिख रही थी उससे थोड़ी कम रहेगी इसकी, लेकिन मिलेगी। फिर थिन स्किन, ओवर सैक, यूएसजी करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के समय, तब हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, और क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ यूएसजी के द्वारा जो चीज़ें हैं पता लग सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड जो स्क्रीनिंग है उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस की रही। अब अपन फर्दर एक एक का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपन ट्रीटमेंट देखते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा का। तो इसमें क्या बताया गया है कि डिपेंड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डिफेक्ट, यानी कि कहाँ पे है, कितना इफेक्ट पहुँचा रहा है, उसके स्वभाव के ऊपर देख के ट्रीटमेंट फर्दर स्टार्ट किया जाता है। सर्जिकल करेक्शन, यानी कि सर्जिकली उसको यदि ट्रीट करके ठीक कर दिया जाए तो सर्जिकली कर दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी बन सकता है, तो इसलिए क्या है कि इसको वैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी के तौर पे। फिर नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्पाइना बाइफिडा ओकुलाटा, ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चीज़ें हैं वो उतना ज़्यादा डिफेक्ट तो है नहीं इसमें, कोई भी बस बाहरी थोड़ा सा टफ्ट था हेयर का, इसके अलावा ज़्यादा एबनॉर्मलिटी आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा जो स्पाइन था वो उस डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो अपना नॉर्मल पाथवे से जा रहा है। थोड़ा सा मेनिंजेज की एक्स्ट्रा आउट पाउचिंग जैसी कंडीशन बनने की शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। इसके बाद आता है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट कैसी है, ठीक है। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट एक साथ देखते हैं। तो इसमें क्या है कि क्लोजर ओवरलेइंग द मेनिंजेज एंड स्किन, ठीक है। अब इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये इमेज देखो, इसमें क्या किया गया है, सर्जरी से पहले ऐसी स्थिति थी बिफोर, अब इसको कट करके ऐसे करके सर्जरी कर दिया गया, तो अब स्थिति है ऐसी, तो ठीक किया जा सकता है। यानी कि अपन सर्जरी करने का जो इंडिकेशन है कि स्किन इनटेक है कि नहीं, ठीक है, स्किन लेसिरेशन, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, लीकेज ऑफ CSF, ये सारी इंडिकेशन रहेगी। यदि ऐसी स्थिति है तो करना ज़्यादा सही है, ठीक। इन्फेक्शन यदि से बचाने के तौर पे यदि इसको करना पड़े तो मेनिंगोसील में ट्रीटमेंट के तौर पे करते हैं। फिर माइलो मेनिंगोसील में क्या ट्रीटमेंट है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है इसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि नर्व स्पाइन जो है वो भी इसी पाउच के अंतर्गत आ गई थी। तो इस पाउच के अंतर्गत है तो काफ़ी दिक्कत है, यदि उसमें डैमेज हुआ तो पूरी तरह से जो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंट्रायूट्राइन सर्जरी, ठीक है, पोस्ट नेशनल सर्जरी। चूँकि अपन डायग्नोसिस से तो पहले ही पता लगा लेंगे, तो जब डायग्नोसिस से पता लग जाएगा तो इंट्रायूट्राइन सर्जरी कर सकते हैं, पोस्ट नेटल सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी डिस्पेंसरी इंटरवेंशन कर सकते हैं। फिर शंटिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी शंटिंग कर सकते हैं और मेडिकेशन के द्वारा। तो ये सारी ट्रीटमेंट की चीज़ें होती हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा करके अपन
आज का जो हमारा क्लास था यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना देखते हैं, जो भी रहेगा बहुत जल्द मिलेंगे हम। तो आज की क्लास के लिए यदि कोई डाउट है या फिर जो स्लाइड होती है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहता है, तो वहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुछ क्वायरी हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।